हेलो ऑल। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ लिटरेटीज अड्डा पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी डिस्कस करने के बाद में हम नोवेल डिस्कस करने में लगे हुए हैं, वो है टेल ऑफ टू सिटीज़। उसकी समरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मेजर थीम्स की। थीम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, थीम्स क्या होते हैं, है ना। कोई भी ऐसे इमोशंस जो किसी भी प्लॉट को आगे बढ़ने में मदद करती है ना। थीम्स जीवन के इमोशन हो सकते हैं ना, जेलसी हो गई, है ना, जेलसी हो गई, लव हो गया, काइंडनेस हो गई, है ना, सिंपैथी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहानी को आगे बढ़ाएं वो थीम्स में कंसिडर करी जाती है। अब देखिए कुछ मेजर थीम्स हैं, हम उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। मेरी चूंकि ऐसी आदत नहीं है, मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव हूँ पर होता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। चलिए इस पर बात करें। सबसे पहला है रिसरेक्शन एंड रिबर्थ। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, लेट मी टेक इट एट इट्स प्लेस। या नाउ इट इज हियर। यस, तो पहली जो थीम है वो है रिसरेक्शन एंड रिबर्थ। रिसरेक्ट एक्चुअली इस शब्द को आप अपनी माइथोलॉजी में तो मैं समझता हूँ मैंने नहीं सुना है, जो अपनी हिस्ट्री है, लेकिन अंग्रेजों की माइथोलॉजी में, क्रिश्चियन में सुना है कि जैसे एक स्पिनिक्स थी, है ना, एक चिड़िया थी विशेष प्रकार की, जो मरने के बाद में, राख बनने के बाद में वापस उसका जन्म होता है ना, उसी को बेस बनाकर फेमस कन्फेशनल पोइट रही हैं सिल्विया प्लाथ, उसमें वो लेडी लेजरस के बारे में बात करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है रिसरेक्शन से, है ना। कुल मिला के मरने के बाद में दोबारा उठकर खड़े हो जाना, उसको रिसरेक्शन मान लीजिए, या रिबर्थ, है ना। तो इसका ये रिकॉल्ड टू लाइफ इज द नोबल्स सेंट्रल मोटिव, है ना। रिकॉल टू लाइफ मतलब रिबर्थ, मतलब दोबारा सेंसेस में आ जाना, है ना। चलिए, डॉक्टर मैनेट इज रिसरेक्टेड फ्रॉम हिज साइकोलॉजिकल डेथ, मतलब पागल हो गए थे, मैड थे, ठीक है, दोबारा होश में आ गए, वो सेंसेस में आ गए अपनी में, है ना। कौन? मैनेट, इन द बेस्टल किले, है ना, बेस्टल कासल किले में, ठीक है। सिडनी कार्टन रिडीम्स हिज वेस्टेड लाइफ थ्रू सेक्रीफाइस एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल रिबर्थ। उनकी तो साइकोलॉजिकल रिबर्थ हुई क्योंकि वो पागल थे, फिर वो धीमे धीमे ठीक हो गए और उनकी हेल्थ ठीक हो गई। वहीं सिडनी कार्टन का जो उदय हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो स्पिरिचुअल में हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल एक्चुअल कॉन्शियस हालत में थे, है ना। ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, कोई फेथ नहीं था, कोई लव नहीं था, ना तो उनके पास कोई सोचने के लिए, ना उनका कोई सोचने के लिए। तो जब प्रेम करने लगता है तो कहीं ना कहीं डिवोशन, है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे बात पहुंच जाती है, समझने लगता है, फील करने लगता है ना। तो इसमें स्पिरिचुअल रिबर्थ हुआ किसका? सिडनी कार्टन का। अब यहाँ पेरिस को देख लीजिए, सिटी को। राइजेस फ्रॉम ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक रूल टू रिवॉल्यूशनरी कैओस, है ना, कैओस कह सकती हैं, हुड़दंग, अफरा तफरी मच गई है ना, रिवॉल्यूशनरी पेरिस में। डिस्ट्रक्शन बिकम्स अ काइंड ऑफ रिवर्थ। डिस्ट्रक्शन के द्वारा जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो अपना रूल कर रही थी, तो डिस्ट्रक्शन के द्वारा उनके रूल को खत्म करके अपने हाथों में सत्ता ले ली, अपने हाथों में पावर ले ली, और इस प्रकार से रिवर्थ हुआ लोअर क्लासेस का, है ना। जो भी लोग बहुत पावरफुल नहीं थे, बहुत रिच नहीं थे, उनका उदय हुआ। तो ये उनका भी रिवर्थ हो सकता है ना। तो हमने 3-4 कॉन्टेक्स्ट में रिवर्थ की बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं, सुनिए। अगली इसकी थीम हम मान सकते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे? देखो, पहला कार्टन सेक्रीफाइस कर रहा था, सेक्रीफाइस उसने अपनी लाइफ ही सेक्रीफाइस कर दी सिडनी कार्टन ने। किसके लिए? लूसी मैनेट के लिए, उसके प्रेम के लिए, है ना। और वहीं दूसरे हाथ पे यदि हम बात करें तो ये लूसी है। लूसी ने अपनी शांति भंग कर दी, अपनी शांति का जो है खंडन कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो अपने प्रेमी के लिए कि उसका वो चल रहा था ट्रायल इंग्लैंड में, उसके बाद में पेरिस में उधर चल रहा था, है ना, फ्रांस में। तो ये कहीं ना कहीं अपना समय पूर्णतः लगा रही थी उसमें। साथ ही साथ कार्टन ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। तो दो सेक्रीफाइस के डोमेन इनके जीवन में देखे जा सकते हैं, पहला कार्टन, दूसरा लूसी। अब डिकेंस का पर्सपेक्टिव दो। डिकेन प्रमोट्स क्रिश्चियन एंड ह्यूमनिस्ट आइडियल्स
ऑफ सेल्फिशनेस एंड मोरल ड्यूटी। समझ रहे हैं, है ना। तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, आप देखेंगे ना तो कार्टन सेल्फिश था, उसने अपने प्राण त्याग दिए, ना लूसी सेल्फिश थी, है ना। तो जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है ना, जो क्रिश्चियन आइडियल्स हैं, जो कह सकते हैं जो क्रिश्चियन के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं, वो सेल्फलेसनेस और साथ में मोरल इंटीग्रिटी, मोरल ड्यूटी है ना। ये कैरेक्टर उसी को प्रोजेक्ट करते हैं, कार्टन और लूसी। चलिए अगली थीम पे बात करते हैं। अगली थीम है आपकी वायलेंस एंड रिवेंज। ठीक है, चलिए वायलेंस रिवेंज। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ड्रिवन बाय द पीपल्स नीड फॉर जस्टिस एंड रिवेंज। जस्टिस, जो भी गरीब है उनका शोषण हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी समय पे सैलरीज रिलीज नहीं करी जा रही है। साथ ही साथ रिवेंज ऐसे कि तुमने इतने साल तक हमारे ऊपर दबाव बना के रखा, हमें परेशान किया, हमारे लोगों को मारा, तो ऐसे रिवेंज। तो ऐसे यहाँ पे आप वायलेंस भी देख सकते हैं आपस में, है ना, मतलब मारा काटी हो रही है, जिंदा जला दे रहे हैं घरों को। मतलब वेंजेंस में इतने पागल हो गए हैं कि कुछ में कुछ जो कह सकते हैं जो अच्छे इंसान भी रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है अगर कोई रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास है तो वहाँ सब लोग बुरे होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। तो वहाँ अच्छे या बुरे का डिफरेंस ही नहीं है, बस ये रिच है एरिस्टोक्रेट है, इसको अर्थ लगा दो। उसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका चार्ल्स डार्विन। उसकी तो बेचारी कोई गलती नहीं थी, वो बस रिच फैमिली में पैदा हुआ था, गलती बस इतनी सी है। तो जिसके लिए उसको मौत की सजा दी जाती, वो अलग बात है कि उसको बचा लेता है कार्टन। ठीक है, आगे देखिए। द डेफार्जेस स्पेशली मैडम डेफार्ज एम्बॉडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विक्टिम्स इनटू ऑपरेसर्स। जो कभी रिच एरिस्टो क्लास की विक्टिम रही थी मैडम डेफार्ज, वही मैडम डेफार्ज उल्टा ऑपरेसर बन जाती है। एक ऐसी लेडी जो उल्टा अत्याचार कर रही है, किस पे? रिच क्लास पे। देख रहे हैं ना, गुस्सा इंसान को क्या बना देता है। एक मासूम इंसान कितना बन सकता है, किस हद तक बदल सकता है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। द रेवोल्यूशन स्पाइरल्स इनटू मोर वायलेंस, है ना, और शोइंग हाउ वेंजियंस कैन बिकम ब्लाइंड एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कुल मिला के भीड़ भड़का इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बदला लेने की चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसमें कुछ जो मासूम लोग भी होंगे उनकी बलि चढ़ी होगी, कहना ये चाहता है ना, किस हद तक जो है बदला बदल जाता है। चलिए अगली थीम है अपनी फेट एंड हिस्ट्री। कैसे? डिकिंस प्रेजेंट्स हिस्ट्री एज ए साइक्लिकल एंड इनएविटेबल। ठीक है, कोई भी इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। द एरिस्टोक्रेसीज अब्यूज लीड टू देयर ऑन डाउनफॉल। कैसे? इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया, इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया पुअर लोगों पे कि वो उठ खड़े हुए, उल्टा इन्हीं के ऊपर प्रेशर मारना शुरू कर दिया, है ना। लोग जैसे मैडम डिफार्ज हो गई है ना, फिर वो उल्टा ऑपरेस कर रही है किसको? रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास को। तो ऐसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। कैरेक्टर्स आर ऑफन ट्रैप्ड बाय द पास्ट, है ना, पास्ट से जो है सब अपने अपने पास्ट से फंसे हुए हैं। डार ने फंसा है अपनी फैमिली के क्राइम से कि उसके पिताजी ने, उसके चाचा जी ने मिलकर एक बच्ची को फिजिकली मॉलेस्ट किया। वहीं मैनेट अपनी इम्प्रिजनमेंट से बार बार वहीं पहुंच जाते हैं, 18 साल जेल में रहे, क्या मानसिक स्थिति रही होगी, क्या मानसिक पीड़ाएं रही होगी, है ना। वहीं कार्टन जो है अपने वेस्टेड यूथ को सोच के कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, आज तक कुछ नहीं किया, अब मेरे जीवन में बदलाव आया, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं। चलिए अगली थीम पे हम चर्चा करते हैं। फैमिली एंड लॉयल्टी। लूसी represents द आइडियल ऑफ लव, फैमिली एंड कंपैशन, है ना। लूसी जो है वो लव को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही कंपैशन को रिप्रेजेंट करती है ना। हर रिलेशनशिप विद हर फादर इज हीलिंग एंड रिडेम्पटिव, है ना। कुल मिला के उसके मिलने से उसके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है ना। तो उसका जो रिश्ता है वो चीज़ों को हील कर रहा है, रिडेम्पशन कर रहा है ना। चलिए, कैरेक्टर्स लाइक मिस प्रोज एंड जार्विस लॉरी आर मॉडल्स ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन।
कहाँ थीम देखने को मिलती है लॉयल्टी डिवोशन की? मिस प्रोज जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना, है ना, किससे लड़ गई? मैडम डिफार्ज से, है ना। और ये लॉयल्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और साथ ही जार्विस लॉरी, उसको देख लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक साथ में निभाता रहा, है ना। तो ये लॉयल्टी के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती हैं। अगली आपकी थीम है जस्टिस एंड इनजस्टिस। ठीक है, चलिए, जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस। द नोवेल क्रिटिक्स बोथ ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी, द एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी जस्टिस एस्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। कुल मिला के जो किताब है वो दोनों बिंदुओं पर फोकस करती है। पहला कि रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास किसका सप्रेशन कर रही थी? पुअर लोगों का। दूसरा, ये पुअर लोग किस प्रकार से रिच एरिस्टो क्लासेस का सप्रेशन कर रहे थे, केओस फैला दिया, डिस्ट्रक्शन फैला दिया, इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन हाइट पे पहुंच गया, है ना। तो दोनों तरह से दोनों का क्रिटिसिज्म किया है। कुल मिलाकर दोनों में से एक को भी उन्होंने सही नहीं ठहराया, कि दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जगह पे गलत हैं। ज्यादा बढ़ गया तो नुकसान पहुंचाएगा। डिकेंस वांट्स द जस्टिस विदाउट मर्सी बिकम्स टायरनी, है ना। चलिए आगे देखिए हम, डुअलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, ये भी इसकी एक थीम है। चलिए कैसे? एज द फेमस ओपनिंग लाइन shows द नोवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्ट्रास्ट। कैसे? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, है ना। इट इज अ टाइम ऑफ डार्कनेस, इट इज अ टाइम ऑफ लाइट, है ना। गेटिंग? कुछ इस प्रकार से। अब यहां देखिए, लंदन वर्सेस पेरिस, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल, गुड वर्सेस इवल, कार्टन जो एक बहुत ही बर्बाद किस्म का इंसान है, दूसरा डॉन है जो बहुत रेस्पॉन्सिबल और मोरल इंटीग्रिटी वाला इंसान है। एक साइड में होप है, दूसरी साइड में डिस्पेयर है। तो आप देख रहे हैं ना, पार्ट्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की कोशिश की है। डुअलिटी है चीजों की, कॉन्ट्रास्ट है चीजों में, है ना, चाहे वो कैरेक्टर हो, सिचुएशन हो, जो भी हो। These contrasts show that human experience is rarely one-sided। मतलब यदि आपने अच्छे दिन देखे हैं तो आप बुरे दिन भी देखेंगे, है ना। कोई भी अछूता नहीं है ना। कभी भी एक्सपीरियंस वन साइडेड नहीं होता कि यदि आप आज रिच हैं, आज हैप्पी हैं, तो कल भी रिच रहें, क्या गारंटी कल पुअर हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से। अब मेमोरी एंड पास्ट, चलिए मेमोरी एंड द पास्ट। कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर डॉक्टर मैनेट एंड डार्ने आर हॉन्टेड बाय देयर पास्ट, है ना। मैनेट परेशान है 18 साल की कैद से, सोच सोच के कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या कारण रहे, कौन जिम्मेदार था। उसी चक्कर में लेटर वेटर लिख दिया जो वास्तव में खुद की दामाद की फांसी का फंदा बन गया। ठीक है। डार ने उधर किससे परेशान है? अपनी मेमोरी से, कि मैं कितनी बेकार फैमिली से आता हूँ, कितना इनजस्टिस करते हैं लोगों को, कितना परेशान किया है। तो उसने अपनी लीनियज छोड़ दी। आगे, द रिवॉल्यूशन इटसेल्फ इज अ रेकनिंग विद द हिस्टोरिकल क्राइम्स, है ना। ये कहीं ना कहीं ये भी जो रिवॉल्यूशन है ना वो उसी से जुड़ा हुआ है, साइक्लिकल है, कि पहले परेशान किया तब जाके अब बाद में रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास परेशान हो रही है। मेमोरी इज अ पावरफुल फोर्स ऑफन डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट एक्शंस एंड फ्यूचर, है ना। ठीक है। क्या? मेमोरी इज अ पावरफुल फोर्स, है ना। जो मेमोरी है इंसान की, जो इंसान ने पास्ट में भोगा है ना, उसी के अनुसार वो बन जाता है। जो व्यक्ति जो एक्सपीरियंस करेगा वो वही बन जाएगा। तो जो पुअर क्लास थी, परेशान थे, बहुत ज़्यादा फोर्स किया, परेशान किया, तो उनको डिस्ट्रक्टिव बना दिया। अंत में उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया किसका? एरिस्टोक्रेटिक क्लास का, ये कहना चाहते हैं, है ना। चलिए, तो सर वो हमने बात कर ली ऊपर किस विषय में? हमने बात कर ली है थीम्स की, जो कि मोस्टली देखी जाएंगी इस नोवेल में। और उम्मीद करता हूँ शायद क्वेश्चन इनमें से बन जाए कि इनमें से कौन सी थीम से डील नहीं करती है नोवेल। सामने वाला इंसान आपसे पूछ सकता है, तो आप जरा जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, 99% नहीं निकलेगा, मुझे जहां तक लगता है ना। चलिए आगे चलिए। मोस्ट कोटेड लाइन्स फ्रॉम
कहाँ से? ये जो आपका है टेल ऑफ टू सिटीज। चलिए साहब आगे चलते। पहली लाइन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। हमेशा याद रखना नोवेल इसी लाइन से खुलता है, कभी नहीं भूलना है ना। बुक फर्स्ट का चैप्टर 1 है, ठीक है। फुल कोड ये, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फॉरगेटफुलनेस और फुलिशनेस, है ना। चलिए मीनिंग, दिस फेमस ओपनिंग line sets the tone for the novel's theme of duality in nature of things of people, है ना। Contrast, Dickens is describing the 18th century, a time of both progress and turmoil. प्रोग्रेस कैसे? कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने मशीनों का आविष्कार करने में जुटे हुए हैं, कैसे भी करके कोई कुछ नया बनाए, समझ रहे ना। तो वही क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है पुअर क्लास का, ठीक है। छोटे छोटे कम कम बेजेस में, कम कम पैसे दे के लोगों से मशीनों पर वहाँ काम करा रहे हैं, उनको बेजेस नहीं दी जा रही, छोटे बच्चों को चिमनी स्वीपर्स बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये जो है किससे डील करता है? प्रोग्रेस से और टर्मोइल से। प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस टर्मोइल कर रहा है पुअर क्लास का, जो कमजोर लोग हैं, जो 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 गरीब हैं, स्पेशली बिटवीन लंदन एंड पेरिस, ठीक है। चलिए, कोटेशंस को, मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन अगर आपने उससे रिलेटेड कभी कुछ सुना होगा तो आप अनुमान अच्छा लगा पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज सिंपली रीड कर देता है ना। चलिए आइए साहब, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, है ना। पहली बुक में चैप्टर 3 की लाइन है, रिपीटेड बाय जेरी क्रंचर, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ। सुनिए कैसे, ये लाइन बाइबल से उठाई गई है, जॉन से 11:25, है ना। इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, है ना। आई एम अ रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब ही रीबर्थ होता है ना। इट foreshadows Dr. Manet's release from the Bastille and Sidney Carton's redemptive sacrifice at the end, है ना, कि मैं भी रिसरेक्शन हूं, मेरी भी रिवर्थ होती है और जीवन की भी रिवर्थ होती है ना। जैसे डॉक्टर मैनेट का रिवर्थ हुआ, जेल से बाहर आए, उनकी मानसिक हालत सही होगी तो उनका द्वारा रिवर्थ हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार सिडनी कार्टन, उनका रिवर्थ होता है। हालांकि ये जो कैरेक्टर है जेरी क्रंचा, ये बस कह सकते हैं थोड़ा सा जॉली मूड करने के लिए डिजाइन किया गया है, बाकी सीरियस इसका कोई काम है नहीं नोवेल में, है ना। चलिए अगली लाइन है, रिकॉल्ड टू लाइफ। पूछा जा सकता है रिकॉल्ड टू लाइफ इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच नोवेल, और नीचे 4 नोवेल दे देंगे चार्ल्स डिकेंस के, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, बस आपको कुछ नहीं करना है। 2 बार भी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो फिर आपको ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, रिकॉल्ड टू लाइफ फर्स्ट बुक में चैप्टर 3 में मिस्टर लॉरी बोलते हैं, है ना। सुनिए, मिस्टर मैनेट इज रिकॉल्ड टू लाइफ आफ्टर 18 ईयर ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, है ना। द फ्रेज सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिसरेक्शन, है ना। अ रिकरिंग थीम इन द नोवेल, रिसरेक्शन, रिसरेक्शन पूरा बार बार रिसरेक्शन लिखता है। किसी का स्पिरिचुअल रिकरेक्शन तो किसी का फिजिकल रिसरेक्शन, किसी का कह सकते हैं मेंटली रिसरेक्शन, है ना। तो इस प्रकार से कुछ चीजें देखी जा सकती हैं। लॉरी की लाइन है ना, डॉक्टर मैनेट इज रिकॉल्ड टू लाइफ आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, है ना। द फ्रेज सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिसरेक्शन, याद रखना, रिकॉल टू लाइफ। चलिए अ लाइफ यू लव्ड, सेकेंड बुक से चैप्टर नंबर 13 की कहानी है, 13 में, है ना ये लाइन, अ लाइफ यू लव्ड। सुनिए, यस,
इसका स्पीकर है सिडनी कार्टन और बोलता है लूसी मैनेट से। क्या बोलता है? लूसी मैनेट से क्या बोलता है? अ लाइफ यू लव, एक जीवन तुम पसंद करती हो, है ना। सुनिए, सिडनी कार्टन टू लूसी मैनेट से बोला जाता है। मीनिंग, कार्टन प्रोमिसेस लूसी ही विल डू एनीथिंग फॉर हर और एनीवन शी लव्स। तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या फिर किसी के लिए जो जिससे तुम प्रेम करती हो। फॉर शेडोइंग हिज अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर चार्ल्स फिंगले, सॉरी चार्ल्स डार्ने। सुनिए, फॉर शेडोइंग क्या होता है? फॉर शेडोइंग मतलब किसी चीज को प्रोजेक्ट करना कि कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है। ये लिटरेरी डिवाइस एक है ना, ये नोवेल्स में शॉर्ट स्टोरीज में देखने को मिलती है। फॉर शेडोइंग, फॉर टेलिंग, फॉर कास्टिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए। ये देखो, ये जो लाइन थी इसके बारे में बार बार बोल रहा था। आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन केयर्स फॉर मी। सेकेंड बुक से चैप्टर 4 में बोलता है, ये सिडनी कार्टन की लाइन है कि ना तो मैं किसी की इस दुनिया में चिंता करता हूं, ना मेरी चिंता करने के लिए कोई है, तो फिर ये जीवन है क्या? कुछ नहीं, पियो बस ऐसे ही पड़े रहो। सेंसलेस एमलेस लाइफ, है ना। रिफ्लेक्ट्स कार्टन्स इमोशनल डिस्पेयर एंड सेंस ऑफ यूजलेसनेस। दिस सेल्फ हेटरेट लेटर कॉन्ट्रास्ट विद हिज फाइनल नोबल एक्ट ऑफ लव। यहां से इसका रिडेम्पशन हो जाता है ना, लव से। ठीक है, याद रखना, ये फेमस लाइन है, बहुत काम आएंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ। थर्ड बुक की लाइन है चैप्टर 5 से। कॉन्टेक्स्ट है इसका रिवॉल्यूशनरी स्लोगन। बोल रहे हैं या तो लिबर्टी ले लो, या मतलब लिबर्टी ले लो, इक्वलिटी ले लो, फ्रेटर्निटी ले लो, या फिर मौत ले लो। या तो ये सब करो और नहीं तो पैसे वालों के हाथ मरो, रिच क्लास के हाथों से मरो। स्लोगन है ये रिवॉल्यूशनरीज का। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, ये स्लोगन है, याद रखना है। पूछ सकता है इनमें से कौन से स्लोगन है, और 4 लाइनें उठा के दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। मीनिंग, द आइडियलिस्टिक मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, but Dickens shows how these ideals become corrupted by bloodlust, especially through characters like Madame Defarge। ये रिवॉल्यूशन रहा ही नहीं, ये तो अपनी दुश्मनी निकालने का प्रयास कर रही थी मैडम डिफार्ज। वो कहने का तात्पर्य ये है ना, ये ब्लड लस्ट हो गई एक तरह से, ब्लड की खून के प्यासे हैं ये मान के देखिए आप। चलिए, इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। वही बात जब वो अपने प्राण न्यौछावर करता है अपने प्रेम के लिए, तब ये लाइन बोलता है। आपको याद रखना है, चैप्टर 15 बुक 3। वैसे वो पूछेगा नहीं, ये जरूर पूछ सकता है कौन सी बुक से, चैप्टर नहीं पूछेगा। ठीक है, और पूछ सकता है किसने बोली है नोवेल में, या फिर ये लाइन किस नोवेल से। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, मीनिंग, परहैप्स द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ द नोवेल, कार्टन फाइंड्स मीनिंग इन हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, फाइनली अचीविंग द ग्रेटनेस ही नेवर थॉट पॉसिबल इन लाइफ। मतलब जीते जी तो कुछ कर नहीं पाया, मर के बहुत कुछ कर गया, उसका ऐसा मानना था। चलिए, every human creature is constituted to be that profound secret and mystery to every other। ठीक है, फर्स्ट बुक में चैप्टर 3 है। दिस रिफ्लेक्ट डिकेंस फिलोसॉफिकल बिलीफ दैट ईच पर्सन्स इनर लाइफ इज अननोएबल, है ना, किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है जीवन में। इवन इन क्लोज रिलेशनशिप शिप्स, इट ऑल्सो सजेस्ट थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड सीक्रेसी। मतलब नथिंग इज क्लियर, एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग कैन बी हैपन विद पीपल, पीपल आर नॉन टू इवन देयर क्लोज वंस, है ना, कहने का तात्पर्य। एवरी ह्यूमन क्रिएचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी दैट प्रोफंड सीक्रेट एंड मिस्ट्री टू एवरी अदर, है ना। कुल मिला के एक दूसरे से सब अनजान है, कितना ही दावा कर लो कि हम बहुत पहचानते हैं, बहुत जानते हैं। ये देखिए,
टू टेल विंड एंड फायर वेयर टू स्टॉप बट डोंट टेल मी। जाके हवा से और तूफान से कहिए, है ना, कि कहाँ रुकना है, पर मुझसे मत कहिए। ये लाइन आपको समझ ही आ रहा होगा, कोई बहुत एरोगेंट इंसान बोल रहा है। तो ये मैडम डिफार्ज की लाइन है ना। क्या लाइन है? टू टेल विंड एंड फायर वेयर टू स्टॉप बट डू नॉट टेल मी, है ना। मीनिंग shows her unyielding thirst for revenge, है ना, bloodlust, equating her rage with the unstoppable force of nature. She represent the destructive fury of revolution and revenge as well, है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इतनी पगला चुकी थी कि उसको बस बदला चाहिए था हर हाल में। नाम का रेवोल्यूशन है, वो अपना पर्सनल बदला ले रही थी, है ना। और नहीं तो उसमें बेकसूर को क्यों पीस रही है? बेकसूर के लिए उदाहरण के तौर पर लूसी मैनेट को मारना चाह रही थी, लूसी मैनेट की लड़की को मारना चाह रही थी, है ना, मिस्टर मैनेट को मारना चाह रही थी, ऐसा। अब देखिए साहब, ये आपकी आखिरी लाइन है। अ वंडरफुल फैक्ट टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट एवरी ह्यूमन क्रिएचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी द प्रोफाउंड सीक्रेट एंड मिस्ट्री। ये तो मैंने आपको बताई है, उसी की लाइन है, डिकेंस की। अब ये हाईलाइट करता है थीम ऑफ सीक्रेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर मैनेट एंड सिडनी कार्टन, है ना, दोनों की। तो कोई ऐसा विशेष उसमें है नहीं, आप तो लाइन याद रखना, इतना गहराई में डीप डाउन जाएगा नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सुनिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, उनको हम देखते जाएंगे वन बाय वन किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मॉडल है, बहुत डिफिकल्ट बनाने की मैंने कोशिश करी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं डिफिकल्ट की सीरीज अलग से चला दूंगा, नोवेल बाय नोवेल, है ना, 50-100 क्वेश्चन अच्छे लेवल। चलिए, ये एक प्रोटोटाइप। हु इज ऑथर ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज? सबको पता है, चार्ल्स डिकेंस, है ना। व्हाट आर द टू सिटीज रेफर्ड इन द टाइटल? मैंने आपको शुरू में बोला था कौन कौन सी हैं। पेरिस बर्लिन है, लंदन रोम है, पेरिस लंदन है ना, या लंदन मैड्रिड है। तो हमको ये पता है कि ये हमारा लंदन पेरिस। वॉट इज द फेमस फर्स्ट लाइन ऑफ द नोवेल? शुरू से ही बोल रहा था, इट वॉज द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल, वंस अपॉन अ टाइम इन फ्रांस। तो हमको पता है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड वर्स्ट ऑफ टाइम, है ना। चलिए, हु इज रिकॉल्ड टू लाइफ? अब यहाँ दो ऑप्शन अगर आ गए ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा बुरी तरह। पूछिए कैसे? अब रिकॉल्ड टू लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं। रिकॉल्ड टू लाइफ में सिडनी कार्टन भी आ सकता है, अगर फिलोसफिकली देखो, है ना, साइकोलॉजिकली देखो तो, और फिजिकली देखो तो मिस्टर बेनेट आ सकते हैं। तो ये डिबेटेड हो जाएगा। हालांकि ये तो मान रहा है डॉक्टर मैनेट को, पर वहाँ दोनों हो सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना, भूलना नहीं। वैसे ऐसा होगा नहीं कि वो दे, अगर देगा तो फिर मुझे नहीं लगता वैसे वो ऐसा करेगा। अगर करेगा तो वो डिबेटेड हो जाएगा, फिर डिपेंड करता है कि वो किसको मान रहा है ना। तो दोनों सही हो सकते हैं, सिडनी कार्टन भी और डॉक्टर मैनेट भी। कितने समय के लिए डॉक्टर मैनेट को जो है इम्प्रिजेंट किया गया था, है ना, तो 18 साल के लिए। अब ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, व्हाट ऑक्यूपेशन डज मिस्टर मैनेट रिज्यूम आफ्टर हिज रिलीज? क्या कर रहे थे जेल से छूटने के बाद में? तो जूते बना रहे थे, शूमेकर, है ना। व्हाट इज सिडनी कार्टन्स प्रोफेशन? शुरू में ही कहा था, लॉयर था। व्हाट डज लूसी मैनेट, नहीं सॉरी, हु डज लूसी मैनेट मैरी? लूसी मैनेट ने किसके साथ शादी करी थी? जेरी क्रंचर के साथ, मिस्टर लॉरी के साथ, चार्ल्स डार्नी के साथ, सिडनी कार्टन के साथ। तो चार्ल्स डार्नी, है ना। व्हाट इज चार्ल्स डार्नीज रियल सरनेम? क्या था चार्ल्स डार्नी का जो रियल सरनेम था वो क्या था? एवरमॉन्ड, है ना, मैंने बताया आपको शुरू में। हु इज द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल? मिस प्रोस, मिस्टर लॉरी, मैडम डिफार्ज, डॉक्टर मैनेट। तो मैडम डिफार्ज। व्हाट सिंबल इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द नोवेल? कौन सा सिंबल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है? द ग्लूटेन, एफिल टावर, स्वार्ड। तो ग्लूटेन है ना, बहुत इस्तेमाल होता था इसका।
बर्बरता के साथ गर्दनों पे गर्दनें काटते जा रहे थे, है ना। ये रोज है ना, वॉर ऑफ रोजेज हुआ था, तो इसमें व्हाइट रोज और रेड रोज चलता था। ये इंग्लिश हिस्ट्री में आएगा, है ना, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा। हु किल्स मैडम डिफार्ज? लूसी, मिस प्रोज, डॉक्टर मैनेट, सिडनी कार्टन। तो आपको पता होना चाहिए, मिस प्रोज जो है आपसी कह सकते हैं खींचातानी में मिस प्रोज से गोली चल जाती, मैडम डिफार्ज मर जाती। व्हाट इज जेरी क्रंचर्स प्रोफेशन? स्पाई था, ग्रेव रॉबर था, सू मेकर था, राइटर था, है ना। तो अब इसमें ये भी डिबेटेड है, वो कहीं ना कहीं बैंक में भी हल्का फुल्का काम करता था, चूंकि वो उसका फुल टाइम वर्क नहीं था, लेकिन वो ग्रेव रॉबर था, चूंकि वो दूसरा वाला है नहीं ऑप्शन में, तो हम इसी के साथ जाएंगे, ग्रेव रॉबर के साथ, है ना। हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर चार्ल्स डार्ने? हमको पता है, सिडनी कार्टन। What does Carton say before he dies? I am the resurrection. Tell Lucy I loved her. It is far better thing that I do. ये वाली लाइन आपको मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। What is the occupation of Mr. Jarvis Lorry? बताया था बैंकर थे। Which revolutionary group does Madame Defarge belong to? है ना। ये देखिए, ये लीजिए, ये मैंने आपको नहीं बता पाया, क्षमा चाहूंगा। जैक्स के नाम से था कुछ, है ना, ये जैक्स है ना, याद रखना। ये मुझे भी मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सीधी आपके सामने ये सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। याद रखना, ये ग्रुप है, मतलब हर वो रिवॉल्यूशनरी जो इन लोगों से एसोसिएटेड है उसको ये इस नाम से पुकारते थे, जैक्स। What does Mr. Manet keep hidden in the Bastille? A note, a shoe, a key, letter denouncing the Evermont, है ना। तो ये वाला एवरमोंट को डिनाउंस कर रहे थे उस लेटर में, है ना। Why is Darnay arrested in the France? For being a spy, for being a foreigner, for being an aristocrat, escaping Bastille, है ना। कह सकते हैं, ये थोड़ा डाउटेड लग रहा है, देख लेता हूँ इसमें क्या है। ये एरिस्टोक्रेट होने की सज़ा इसको जो है मिली, वो तो मैं खैर शुरू से बता रहा हूँ, पर कई बार डाउट में हो जाता है ना। एरिस्टोक्रेट, फॉर बीइंग अ एरिस्टोक्रेट। देखिए सर, व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज द बैकड्रॉप ऑफ द नोवेल? आपको शुरू से बता रहा हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो है मैं समझता हूँ यही हमारा ये ख़त्म हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, है ना, फॉर बीइंग हेयर विद मी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। मैं पूरा प्रयास करूंगा चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्रेस करने का, और हम पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।